Assalamu alaikum students, how are you? I hope you will be fine in your houses. Dear students, today we start our poem number 6 and which is a Sindhi woman. Sindhi woman is written by John Stallworthy. As you all know, last week we read our poem In the Street of Food Stalls that was also written by John Stallworthy. Today the poem has a different theme from the previous. Now we start poem, but before starting our poem we have a look at writers. John Stallworthy was born in 1935. He is an English poet, editor and critic. Formerly the poetry editor of Oxford University Press. His poetry is about common man and war. Now have a look at the theme of the poem, A Sindhi Woman. Sindhi Woman is a poem which is written by John Stallworthy in a very beautiful and attractive way. In this poem, the poet is describing the grace of a Sindhi woman who speechlessly does all the work in the worst living conditions. Stallworthy puts worth and dignity to this women. John Stallworthy is praising and appreciates the working woman who has particularly turned her work into an art. The poet is of the view that this poem pays a tribute to a working woman. Work creates rhythm in life. Work keeps a person strong and vigilant. An ideal person will soon decay. The poem also portrays realistically the slums of Karachi in a few words. The poet also says that the woman walks softly with delicacy and rhythm of her dancer feet. Now we start the translation of the poem. Here is the first stanza of the poem. Have a look at it. Barefoot through the bazaar. यहाँ पर जो पोएट है वो इसको बड़े ब्यूटीफुल मैनर में इसको डिस्क्राइब करता है. वो कहता है कि ये जो नज़्म है, ये जो पोएम है, हमें औरत की मेहनत और जफाकशी के बारे में बताती है, उसका दर्स देती है. वो कहता है यहाँ पर वो बेशक सिंधी वुमेन का नाम लेता है, लेकिन ये एक ट्रिब्यूट है तमाम औरतों को, उन तमाम वर्किंग वुमेन को जो घर भी संभालती हैं, बाहर काम भी करती हैं. वे अप्रिशिएट करता है इनकी एफ़र्ट को. वो अपने आप से भी इसको कंपेयर करता है. तो वो बड़ी ब्यूटीफुल लाइंस लिखता है. बेसिकली ये पोएम बहुत सिंपल और सादा है, लेकिन जो इसका थीम है वो बहुत खूबसूरत और प्यारा है. पोएट कहता है बेयरफुट, नंगे पाँव, थ्रू द बाज़ार, बाज़ार में से गुज़रते हुए, नंगे पाँव बाज़ार में से गुज़रते हुए, एंड विद द सेम अंडोलेंट ग्रेस. यहाँ पर वर्ड आया है अंडोलेंट. अंडोलेंट होता है लहरा कर चलना, ठीक है, फ्लक्चुएटिंग जिसको हम कह सकते हैं, कि इसी तरह लहराते हुए बरवकार अंदाज में. बरहना पा या नंगे पाँव बाज़ार में से गुज़रते हुए और लहराते हुए पुरवकार अंदाज में. एज द क्लोथ ब्लोन बैक फ्रॉम हर फेस, और जैसे ही इसके चेहरे से उड़ता हुआ आंचल पीछे लहराता है. जो उसके मुंह पर पड़ा हुआ कपड़ा है, हवा लगने से वो पीछे को लहराता है. शी ग्लाइड्स विद द स्टोन जार. शी ग्लाइड्स, ग्लाइड्स का वर्ड यहाँ पर आता है. ग्लाइड्स होता है आहिस्ता आहिस्ता चलना, स्मूथली. वो कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता चल रही है, स्मूथली चल रही है. क्या करते हुए? विद द स्टोन जार, पत्थर का मर्तबान उठाकर, पत्थर का मर्तबान उठाकर वो बड़े ही दिलकश अंदाज में स्मूथली चल रही है. हाई ऑन हर हेड, वो पत्थर का मर्तबान जो उसके सर पर रखा हुआ है. एंड नॉट अ रिपल इन हर ट्रेड,
रिपल, रिपल का लफ्ज यहाँ पर आया है यानी कि डगमगाना, चलते हुए बैलेंस ना रख पाना। वो कहता है एंड नॉट अ रिपल, वो डगमगाती नहीं है। इन हर ट्रेड, ट्रेड होती है चाल, जिसको हम गेट बोलते हैं, और इसकी चाल में कोई डगमगाहट नहीं है। अगर हम पूरे स्टैंजे को अगर देखें तो वो कहता है कि एक औरत है जो बाजार से गुजर रही है, उसके नंगे पाँव हैं, और वो इन नंगे पाँव से बाजार में बवकार अंदाज में लहराते हुए जा रही है, और हवा से उसके चेहरे पर पड़ा हुआ आंचल जो है, दुपट्टा जो है, वो पीछे हट रहा है, और उसने सर के ऊपर एक पत्थर का मर्तबान रखा हुआ है, और वो बड़ी स्मूथली, बड़े अच्छे तरीके से चलते हुए जा रही है, और इसकी चाल में कोई भी डगमगाहट नहीं है और कोई भी मामूली सा झुकाव नहीं है। इसका नेक्स्ट स्टैंजा हम देखते हैं। यहाँ पे उसने औरत की खूबसूरती को बयान किया है, उसकी डिग्निटी को बयान किया है कि वो काम करते हुए भी, नंगे पांव चलते हुए भी बड़े पुरवकार अंदाज में, डिग्निटी में वो जा रही है। अब दूसरा स्टैंजा है, तो दूसरे स्टैंजे में वो सारा बयान करता है कि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा है, और उस एटमॉस्फेयर में औरत कैसे सर्वाइव कर रही है। वो कहता है वॉचिंग हर क्रॉस इरेक्ट, उसे उतरते हुए यूं गुजरते देखना। वॉचिंग हर क्रॉस, उसे देखना गुजरते हुए। इरेक्ट, इरेक्ट होता है स्ट्रेट, सीधा गुजरते हुए देखना। स्टोन, कहाँ से? पत्थरों से। गार्बेज, कूड़े से, ट्रैश जिसको हम कह सकते हैं। एक्सक्रीमेंट, एक्सक्रीमेंट गंदगी से, फुजले से, वेस्ट जो है जानवरों का पड़ा हुआ है उसमें से। एंड क्रम्स, और जो पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, शीशे की किरचियाँ पड़ी हुई हैं। वो कहता है पत्थरों, कूड़ा करकट, फुजले और शीशे की किरचियों में से उसको गुजरते हुए देखना। ऑफ ग्लास इन कराची स्लम्स, कराची की कच्ची आबादियों से। स्लम्स, स्लम्स एरिया होते हैं, कच्ची आबादियों को कहा जाता है। वो कहता है कि वो उनमें से मैं उसको गुजरता हुआ देखता हूँ। आई विद माई स्टूप रिफ्लेक्ट, स्टूप होता है बेंड होना, कमर का झुकाव, उसको बोलते हैं। वो कहता है कि मैं अपनी झुकी हुई कमर लिए हुए ये सोचता हूँ। रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट का वर्ड यहाँ पर आता है इमेजिन करने को, सोचने को, थिंकिंग को। वो कहता है मैं अपनी झुकी हुई कमर लिए हुए सोचता हूँ। दे स्टैंड मोस्ट स्ट्रेट, कि वो लोग बावकार सीधे खड़े होते हैं। कौन से लोग? हु लर्न टू वॉक बीनीथ अ वेट, जो जिम्मेदारी का बोझ उठाकर चलना सीख लेते हैं। वो कहता है उसने सर के ऊपर इतना वजन रखा हुआ है, फिर भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो स्ट्रेट जा रही है। किस चीज़ के ऊपर से जा रही है? कराची की कच्ची आबादी उसने वहाँ पर बयान की हुई है, जिसमें पत्थर हैं, जिसमें कूड़ा करकट है, जिसमें जानवरों के फुजले हैं, जिसमें शीशे की किरचियाँ बिखरी हुई हैं, उसके पाँव भी नंगे हैं। वो उनसे स्ट्रेट जा रही है इन चीज़ों के ऊपर से पाँव रखते हुए, क्योंकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रही है, अपना काम कर रही है, इसलिए उसको कोई किस्म की तकलीफ नहीं है। वो कहता है मैं जो फारिग खड़ा हूँ, मैंने कोई वज़न नहीं उठाया हुआ। वो अपने आप को कंपेयर कर रहा है, मेरी कमर फिर भी झुकी हुई है। तो मैंने इस चीज़ से ये सीखा है कि वो लोग जो बावकार सीधे खड़े होते हैं वो कौन लोग होते हैं? जो कि अपनी जिम्मेदारी का बोझ उठाकर चलना सीख लेते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको इस पोएम का थीम और इसकी जो ट्रांसलेशन है वो समझ आ गई होगी। कल हम इसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे, तो कल तक आप इसको अच्छे से समझें। कल हम इसके साथ सिनोनिम भी करेंगे। आपको अगर इसके सारे वर्ड्स जो हैं सिनोनिम्स जब मैंने बोले हैं कल भी मैं दोबारा करवाऊंगी। अगर उनकी समझ आ गई है तो आपके लिए पैराफ्रेज करना इसको बड़ा आसान हो जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।